नमस्कार, हेरिटेज गार्डियंस में आपका स्वागत है। श्रीमती रूबिका लियाकत जी कार्यक्रम में पधार चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी से आग्रह है कृपया जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरा आग्रह है आज के मुख्य अतिथि श्री जयराम ठाकुर जी व विशिष्ट अतिथि श्रीमती रूबिका लियाकत जी से कि कृपया दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आप सभी से आग्रह है कृपया आप सरस्वती वंदना हेतु अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान समारोह में सतलुज जल विद्युत निगम शिमला हमारे साथ सहयोगी के तौर पर शामिल हैं। महिला सशक्तिकरण के प्रति उनका सहयोग केवल प्रायोजन नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रतिबद्धता का परिचायक है। और हमारे सह सहयोगी एम्प्लीफाई ग्रोथ पार्टनर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के पंजीकृत विक्रेता वाणिज्य गुरु सोलर सॉल्यूशन से पधारे निदेशक और अधिकारीगण, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। राजमाता अहिल्याबाई होलकर उस समय अपने नेतृत्व को संभालती हैं जब स्त्री से मौन, त्याग और परछाई में रहने की अपेक्षा की जाती थी, किंतु अहिल्याबाई होलकर ने इस धारणा का विरोध लड़ाई करके या झगड़ा करके नहीं किया, बल्कि अपने आचरण से ये सिद्ध करके दिखाया कि महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी किसी परिचय की मोहताज नहीं, किंतु कार्यक्रम की मर्यादा के अनुरूप उनके व्यक्तित्व का संक्षिप्त उल्लेख करना मेरा कर्तव्य है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी का संबंध हिमाचल प्रदेश के मंडी जनपद के अंतर्गत सराज क्षेत्र से है। जमाल्टा जी से तथा सह सचिव श्रीमती ईशा शर्मा जी से कि कृपया हिमाचली संस्कृति की परंपरा के अनुरूप आप हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करें। जिस व्यक्तित्व का परिचय आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, वे केवल समाचार प्रस्तुत करने वाली आवाज़ नहीं, बल्कि समकालीन भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता की एक सजग, निर्भीक और उत्तरदायी व्यक्तित्व की स्वामी हैं। मैं बात कर रही हूँ आज की विशिष्ट अतिथि श्रीमती रूबिका लियाकत जी का। रूबिका लियाकत जी भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता की उन सशक्त आवाज़ों में से एक हैं जिन्होंने स्पष्ट विचार, निर्भीक प्रस्तुति और तथ्यपरक दृष्टि के बल पर राष्ट्रीय मीडिया में अपनी पहचान बनाई है। उदयपुर राजस्थान में जन्मी रूबिका लियाकत जी का पालन पोषण एक सैन्य पृष्ठभूमि में हुआ। पिता के सेना से जुड़े होने के कारण उनका बचपन अनुशासन, राष्ट्रबोध और विविध संस्कृतियों के बीच बीता। प्रारंभिक शिक्षा आपने देश के विभिन्न शहरों के केंद्रीय विद्यालयों से प्राप्त की। आपका दृष्टिकोण प्रारंभ से ही व्यापक और संतुलित रहा है। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पूरी की और इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता में औपचारिक और सुदृढ़ प्रशिक्षण प्राप्त किया। पत्रकारिता करियर की शुरुआत आपने लाइव इंडिया चैनल से की। तत्पश्चात न्यूज़ 24 में एंकर व रिपोर्टर, जी न्यूज़ में प्रमुख एंकर तथा एबीपी न्यूज़ में वरिष्ठ एंकर के रूप में लंबे समय तक प्राइम टाइम डिबेट्स, राजनीतिक कार्यक्रमों का संचालन किया। वर्तमान में आप न्यूज़ 18 इंडिया में वरिष्ठ एंकर के रूप में कार्यरत हैं। राजनीतिक पत्रकारिता, राष्ट्रीय मुद्दों, चुनावी विश्लेषण, डिबेट शो और ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके प्रमुख कार्यक्षेत्र रहे हैं। स्पष्ट, आक्रामक और तथ्यात्मक शैली आपकी पहचान है, जिसमें प्रश्नों की तीक्ष्णता के साथ साथ आप अपने उत्तरदायित्व का संतुलन बनाए हुए हैं। पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक कार्यों के प्रति भी आपकी सक्रियता पारिवारिक और सामाजिक
जिम्मेदारियों का संतुलन निर्वहन कर रही हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं आदरणीय प्रोफेसर नितिन व्यास जी से आग्रह करूंगी कि आप कृपया हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती रूबिका लियाकत जी का हिमाचली परंपरा के अनुरूप स्वागत करें, सम्मान करें। हमारी संस्कृति में हिमाचली टोपी और शॉल आदर और अपनत्व का प्रतीक है। एजुकेशनल एवं सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों में से हैं। एक ऐसे संस्थान से जुड़े हैं जिसका उद्देश्य शिक्षा को सामाजिक सरोकार से जोड़ना है और विचार को कर्म में रूपांतरित करना है। मूलतः शिमला से संबंध रखने वाले प्रोफेसर व्यास का व्यक्तित्व इस नगर की बौद्धिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। उनका छात्र जीवन केवल अध्ययन तक सीमित नहीं रहा। छात्र अवस्था से ही वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और वैचारिक स्पष्टता, संगठन क्षमता और नेतृत्व कौशल के साथ सक्रिय राजनीति में अपनी पहचान बनाते गए। वर्ष 2003 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में उन्होंने छात्र संघ का चुनाव जीतकर अपनी प्रचलित राजनीतिक धारणाओं को चुनौती दी और यह केवल चुनावी जीत नहीं थी बल्कि विश्वविद्यालय परिसर में वैचारिक बहुलता और लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा का एक निर्णायक क्षण भी था। प्रोफेसर व्यास ने अनेक सामाजिक और शैक्षणिक आंदोलनों में भाग लिया है। इन्होंने यूथ अगेंस्ट करप्शन जैसे मंच पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए युवाओं में नैतिक साहस, सार्वजनिक जवाबदेही और सामाजिक जागरूकता को दिशा दी है। शैक्षणिक जगत में प्रोफेसर नितिन व्यास हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उनका अकादमिक योगदान व्यापक और बहुआयामी है। मातृ नमन कार्यक्रम के सम्मानित मंच पे उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, नेता प्रतिपक्ष व पूर्व में रहे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध पत्रकार श्रीमती रूबिका लियाकत जी, हमारे इस ट्रस्ट की नींव रखने वाले संस्थापक ऐसे बड़े भाई प्रोफेसर नितिन व्यास जी, हमारे ट्रस्ट की सम्मानित सचिव बहन ईशा शर्मा जी, कि आप सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम में आकर आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इससे पूर्व हमारे ट्रस्ट ने 1000 परिवार के बीच अहिल्याबाई, लोकमाता अहिल्याबाई जी की फोटो घर घर में जाकर 1000 परिवारों के बीच ऐसे वितरण किया है। हमारा इस कार्यक्रम का करने का और 300वें जयंती के रूप में इस कार्यक्रम को मनाने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि ऐसे महान पुरुष, महान स्त्री का स्मरण हमेशा इस देश के अंदर होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से लुप्त हो चुके हैं। प्रोफेसर नितिन व्यास जी से आग्रह करती हूँ कि वे कार्यक्रम की भूमिका हम सबके समक्ष रखें। प्रोफेसर नितिन व्यास जी। ये कार्यक्रम नहीं है, ये एक भाव है और इस भाव को अगर प्रकट करना हो तो कुछ अक्सर मेरे मन में कुछ लाइनें आती हैं कि संघर्षों के साए में ये जीवन चलता रहता है, जो डरा नहीं, जो थका नहीं, इतिहास उसी का बनता है। ये क्या थोड़ी सी चोट लगी तो पांव पकड़कर बैठ गए, किसी ने मुंह फेर लिया तो हार मान के बैठ गए। उठो, नितत पुरुषार्थ करो, क्योंकि जो रुका नहीं, जो थका नहीं, इतिहास उसी का बनता है। कुछ बिजनेसमैन, कुछ सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले लोग, सामाजिक संवेदनशीलता रखने वाले लोग इकट्ठे बैठे और उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का रूप भारत देश के अंदर हर घर में दिखता है। मैं एक माता से मिला, घरों में काम करती है, जाती है, मेरे पास यूनिवर्सिटी में आई क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूं। मुझे कहने लगी
मेरी बेटी ने 12वीं पास कर ली, मेडिकल सब्जेक्ट रखे थे, उसको डॉक्टर बनाना है। मैंने बोला आप डॉक्टर कैसे बनाओगी बहन, कैसे ये लड़की डॉक्टर बनेगी? बोली भैया मैं अभी 8 घंटे काम करती हूं, मैं 16 घंटे काम करूंगी। मैंने कहा क्यों करना चाहती हूं ऐसा? कहती है मेरे पास पैसा नहीं है, मगर मैं इस समाज में एक व्यक्ति निर्माण करना चाहती हूं। मैं एक व्यक्ति का निर्माण करना चाहती हूं तो समाज में जाकर समाज के बीच में काम करेगा। और यही हमने कहा था, यही हमारा उद्देश्य था, यही हमारा ध्येय था। शायद आज हम भूल गए, राजनीति करने लगे, मगर राष्ट्र नीति को भूल गए। हमने कहा कि व्यक्ति निर्माण से हम परम वैभव तक पहुंचेंगे। और उस व्यक्ति निर्माण में जो माताएं हमारे बीच में इस हॉल में बैठी हैं, आज 24 माताओं को हम यहां पर सम्मानित करने वाले हैं जिन्होंने व्यक्ति निर्माण किया। मगर उन माताओं को भी नमन और प्रणाम करते हैं जो इस हॉल में बैठी हैं और घर में जाकर अपने परिवार के बीच में, अपने समाज के बीच में काम करती हैं। हम लोग 1000 घरों में गए, हम माताओं से मिले, बहनों से मिले, छोटी छोटी बच्चियों से मिले। हमने कहा आप लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी को जानती हैं? बहुत से लोगों ने कहा हम जानते हैं, मगर हमें पढ़ाया नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया? इसके कारण बहुत है, मगर अब हमें जागने की जरूरत है। और आज इस कार्यक्रम में आप सब यहां पर आए हैं, मैं आपको नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। क्योंकि जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो महिला शक्ति है, वो ही किसी समाज को आगे बढ़ा सकती है। और जब तक महिला सक्षम नहीं होगी, ना परिवार आगे बढ़ेगा, ना प्रदेश आगे बढ़ेगा, ना देश आगे बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहला कार्यक्रम आज हमने मंच पर लिखा मातृ नमन। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप हमारे कहने पर भारी मात्रा में यहां पर आए, आपने हमारी शोभा बढ़ाई, हमें ताकत दी, हमें स्ट्रेंथ दी। इसके साथ साथ जब हम आज माताओं को सम्मानित करेंगे, उनके प्रति अपना भाव प्रकट करेंगे, इसी तरह से हम निरंतर इस समाज के अंदर सामाजिक संवेदनशीलता के साथ इसी तरह से काम करते रहेंगे। आप सभी का सहयोग हमारे साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि हमारे बीच में आगे मुख्य वक्ता और विशिष्ट अतिथि भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मातृभूमि, जय हिमाचल। इनकी बेटी रेणुका ठाकुर जी। इनकी बेटी रेणुका ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश की भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नितिन जी। मिट्टी के अखाड़े में जब कदम कांपते थे उसके, माँ ने कहा जमीन से डरोगी तो आसमान कैसे जीतोगी। लोग कहते रहे ये खेल लड़कियों का नहीं। माँ ने कहा हिम्मत किसी के नाम की मोहताज नहीं। जब सांसें बोझ बन जाती थी और हथेलियां दर्द से भर जाती थी, माँ का साहस और प्यार उसकी ताकत बन जाती थी। आज जब वो दंगल में उतरती हैं तो हर दाव में ये आवाज़ गूंजती है, जब माँ हौसले की ढाल बन जाती है तो अक्सर बेटियां इतिहास रच देती हैं। मैं मंच पर आपकी तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगी नारो देवी जी का, जिन्हें आज हम सब चंपा ठाकुर जी की मां के नाम से जानते हैं। और इस पहचान के साथ वे अनुशासन, समानता और संघर्ष की एक सशक्त मिसाल हैं। उनकी बेटी एक अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी चंपा ठाकुर आज हम सब का नाम रोशन कर रही हैं। विश्व विजेता के रूप में देश में अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं। इस क्रम में मैं जिस माँ को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, उनका नाम है गौरा वर्मा। यकीन मानिए आज ये सब माएँ अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही हैं कि उनकी पहचान उनकी बेटियों के नाम से है। जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए गौरा वर्मा जी का, जो सुषमा वर्मा जी की माता हैं। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हिमाचल प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी की मां आज हम सब के मध्य मौजूद है। शिमला में जन्मी सुषमा वर्मा जी भारतीय क्रिकेट में एक जाना माना नाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर 2 ICC वर्ल्ड कप का खेलने का गौरव हासिल किया है।
स्वर्ण पदक और 2016 में एशिया कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा बन हम सब का नाम रोशन करने वाली एक बेटी की मां को ये मंच सम्मानित करता है। मैं आपके बीच उस चित्र को दोबारा सामने लाना चाहूंगी जब सराज मंडी में जून 2025 में भीषण आपदा में एक 10 महीने की नन्ही सी बेटी ने अपने परिवार को खो दिया। एक ऐसी बेटी जिसकी मां का आंचल और पिता का साया एक क्षण में उससे छीन लिया गया। सराज के लोगों ने उस रात जो भयावह मंजर देखा वो शायद ही अपने जीवन में कभी उसको भूल पाएंगे। इस बेटी के लिए ये ट्रस्ट सम्मान के साथ 51,000 रुपए की राशि देना चाहता है और इस मॉल में एक महिला अपना हाथ आगे बढ़ाती है। एक बुआ अपना दायित्व समझती है इस बेटी को पालने के लिए। ये महिला किरणा देवी इस नन्ही सी बच्ची की बुआ है। आज ये हम सबके समक्ष ये बात सुनिश्चित करती हैं कि ममता रक्त से ही नहीं आती, कर्तव्य से भी पहचानी जाती है। मेरा शत-शत नमन इस महिला को। सम्मान समारोह की अगली कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी पुष्पा पठानिया जी को। कृपया जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। पुष्पा पठानिया जी शिव्या पठानिया की मां है और ये उस विश्वास का नाम है जिसने अपनी बेटी को आगे बढ़ने में और पहचान दिलाने में कोई कसर ना छोड़ी। शिमला में जन्मी शिव्या स्कूली शिक्षा शिमला से लेने के बाद चित्कारा विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी कर अभिनय के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पुष्पा पठानिया की बेटी आज टेलीविजन धारावाहिक हम सफर से लेकर सोनी और जी टीवी के अनेक लोकप्रिय कार्यक्रमों में जैसे बाल शिव में माता पार्वती, राम सिया की लवकुश में माँ सीता, राधा कृष्ण में राधा और वर्तमान में लक्ष्मी नारायण में महालक्ष्मी के रूप में अभिनय कर रही हैं। ऐसी माँ जिन्होंने अपनी बेटी को एक मंच दिया, एक पहचान दिलाई। इस क्रम में मेरा आग्रह रहेगा राजेश्वरी जी से कि वो कृपया मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। राजेश्वरी जी एक ऐसी माँ का रूप हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपने बच्चे का पालन पोषण इस तरह किया कि बेशक अपनी जान दांव पे लग जाए पर बच्चे को एक खरोंच तक ना आए। इस कड़ी में अगला नाम जिन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी वो हैं पूनम गहलोत जी। आपसे आग्रह है कि कृपया आप मंच पर पधारें। पूनम गहलोत जी एलिसा भट्ट की माता हैं, एक ऐसी मां जिनके धैर्य और समझदारी ने शिमला की एक युवा शूटिंग प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। उनकी बेटी एलिसा भट्ट ने हिमाचल प्रदेश शूटिंग चैंपियनशिप में 16 स्वर्ण पदक और जिला स्तर पे 20 स्वर्ण पदक जीतकर असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 10 मीटर एयर राइफल, एयर पिस्टल और 50 मीटर राइफल जैसी कठिन प्रतिस्पर्धाओं में एलिसा ने अपनी सफलता के पीछे अपनी मां का सतत मार्गदर्शन पाया। ऐसी मां को कोटि कोटि नमन। अगला नाम जो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी पूर्णिमा जिंटा जी को। ये उन माताओं में से हैं जिन्होंने सामाजिक प्रतिबंधों के बावजूद और परंपरागत सोच के बावजूद अपनी बेटियों को शिक्षा के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने के लिए जी जान लगा दी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दिलाई। इनकी आज एक बेटी कठिन परिस्थितियों से आगे निकलकर LLM और MBA जैसी पढ़ाई कर रही हैं और PhD के भी स्तर पर पहुंची हैं। अगला नाम जिन्हें मैं मंच पे
आमंत्रित करना चाहूंगी वे दिल्ली से हमारे मध्य पधारी हैं डॉक्टर रीता वशिष्ठ जी। डॉक्टर रीता वशिष्ठ जी भारतीय विधायी व्यवस्था का एक सशक्त स्तंभ हैं, जिन्होंने 33 वर्षों से अधिक समय तक विधायी प्रारूपण, कानूनी प्रशासन और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत सरकार में सचिव तथा विधि आयोग में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने जीएसटी, रेरा और मीडिएशन एक्ट जैसे ऐतिहासिक कानूनों के निर्माण और सुधार में अपना योगदान दिया है। पुरुष प्रधान क्षेत्र में उन्होंने अपने ज्ञान, सत्यनिष्ठा और नेतृत्व से विशिष्ट स्थान बनाया है। उनका कार्य ये सिद्ध करता है कि कानून केवल नियमों का संग्रह नहीं, बल्कि समाज के वास्तविक विकास का साधन है। ये सम्मान उस स्त्री को जिनके कार्य से कानून को न्याय और संवेदना से जोड़ा गया। आपकी तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत, अभिनंदन। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मेजर डॉक्टर रितु कालरा जी को। जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करें। मेजर डॉक्टर रितु कालरा बहुआयामी व्यक्तित्व की प्रतीक है, जिनके जीवन में अनुशासन, विद्या और रचनात्मकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में सेवा, दंत चिकित्सा में विशेषज्ञता, उच्च शिक्षा और डाक टिकट संग्रह में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, ये सभी उनकी निरंतर साधना का परिणाम है। इस कड़ी में मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर रविंद्रा बांष्टू जी को। आप कृपया जोरदार तालियों से डॉक्टर रविंद्रा बांष्टू जी का स्वागत करें। ये भारतीय महिला वॉलीबॉल की एक सशक्त पहचान है। खिलाड़ी, कोच और शोधकर्ता के रूप में इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग अभियानों तक उनका योगदान फैला हुआ है। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर मुस्कान को, जिनका जीवन स्वयं स्फूर्ति की जीवंत मिसाल है। जहां नजर साथ नहीं देती, वहां उन्होंने अपने सुरों से अपनी राह बना ली। मेहनत, रियाज और आत्मविश्वास के बल पे उन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया कि जब इंसान अपनी खुदी को बुलंद करता है तो सीमाएं पीछे रह जाती हैं। पहचान स्वयं आगे चलकर आपका नाम पुकारती है। डॉक्टर मुस्कान, डॉक्टर मुस्कान हिमाचल प्रदेश की पहली 100% दृष्टिबाधित महिला PhD धारक हैं। वर्तमान में शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हैं। ये सम्मान उस संकल्प को तो आइए आपको रूबरू कराते हैं उस शख्सियत से जो जनता के दिल में बसते हैं। शब्द कम, असर गहरा, यही पहचान रखते हैं। वो जहां ठहर जाएं वही मायने चुनते हैं। वक्त में जिनका कद तजुर्बे से नापा है, वो नाम नहीं भरोसा है और वो भीतर तक गूंजते हैं। श्री जयराम ठाकुर जी। जिस मां की वजह से हमने इस दुनिया को देखा, दुनिया को समझा और जमीन पर पांव जब चलने लगे, उसके बाद आगे बढ़कर के अपने जीवन की उस यात्रा में एक पड़ाव हासिल किया। उस मां के लिए समर्पित है और मैं मां को नमन करता हूं। खासतौर से जितने भी यहाँ पर माता यहाँ पर अभी सम्मानित हुई, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनकी बेटियों ने जिस प्रकार से इस हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश को सम्मानित किया, गौरवान्वित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और स्वाभाविक रूप से रानी अहिल्याबाई जी के जीवन से हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। वो दौर ऐसा था जब बेटियों को पढ़ाई के लिए भेजा नहीं जाता।
स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो राजा लोग होते थे, बहुत बड़े संपन्न लोग होते थे, बेटी को अगर पढ़ाना है तो घर में ही पढ़ाने की व्यवस्था का इंतजाम किया जाता था। पाठशाला में भेजने का उस वक्त इस तरह से जो है वो सोचना भी बहुत मुश्किल था, वो दौर ऐसा था। लेकिन इससे बड़ी बात तो यह है कि बेटी को पढ़ाना ही आवश्यक नहीं समझा जाता था, बेटी को पढ़ाना ही नहीं। उस दौर में रानी अहिल्याबाई होलकर जी जाकर के स्कूल में पढ़ी है, स्कूल में पढ़ने की उनके लिए व्यवस्था हुई और उसके बाद उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व सनातन के लिए समर्पित किया। कितने सारे मंदिर जो उनको तोड़ने के प्रयत्न हुए, खंडित करने के प्रयत्न हुए, प्रयास हुए, उनको फिर से संवारने का, उनको ठीक से बनाने का कार्यक्रम उन्हें अपने हाथों में लिया। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, रूबिका जी बोलेंगे। और ये तो खट खट करके जैसे सब जो न्यूज़ की पूरी जो आप सुनते हैं वहाँ इधर उधर की ना कोई शब्द होता, ना कोई लाइन होती है। लेकिन हमारी भी इच्छा कई बार तो पत्रकार बनने की होती है। ये पत्रकार कहते हैं कि पत्रकार होकर के सब कुछ पूछा जा सकता है, सब कुछ लिखा जा सकता है, सब कुछ सारी चीज़ों को लेकर के। तो कई बार नेताओं का भी मन करता है कि हम भी बहुत सारी बातें पूछें, बहुत सारी बातें लिखें, बहुत सारी बातें कहें जो हम कह नहीं पाते। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं आज के इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर से यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। आपने देखा होगा कि इतनी बात कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये शब्द मैं समर्पित करना चाहूँगी नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को, जो आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। देवी और सज्जनों, आज का ये मंच केवल सम्मान का नहीं बल्कि संघर्ष, संकल्प, साहस और सफलता की उन कहानियों का साक्षी बनने जा रहा है, जिन्होंने हमें यह सिखाया है कि साधन सीमित हो फिर भी सपने असीम हो सकते हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने कभी मां बनकर त्याग किया, ये वो महिलाएं हैं जो उद्यमी बनकर रोजगार सृजित करती हैं, कभी कलाकार बनकर परंपरा को जीवित रखती हैं, तो कभी कर्म योगी बनकर समाज की नींव को मजबूत करती हैं। एक बार फिर से मेरा आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति को नमन करें। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती शकुंतला देवी जी को। कृपया वो मंच की तरफ प्रस्थान करें। श्रीमती शकुंतला देवी जी वर्तमान में ग्राम पंचायत बघेईगढ़, तहसील चुराहा, जिला चंबा की प्रधान है। स्कूली जीवन में राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी रही और फिटनेस से शुरू की उनकी यात्रा आज राष्ट्रीय स्तर की कराटे खिलाड़ी के रूप में एक पहचान बन चुकी है। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो हर महिला अपनी पहचान स्वयं गढ़ सकती है। महिला सशक्तिकरण, खेल भावना और नेतृत्व का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करने वाली श्रीमती शकुंतला देवी जी के लिए जोरदार तालियां। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती तरुणा मिश्रा जी को, जो एक ऐसी महिला है जिनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि जब कला सेवा से जुड़ जाती है तब वह केवल अभिव्यक्ति नहीं रहती बल्कि समाज को एक दिशा देने वाली शक्ति बन जाती है। श्रीमती तरुणा सूद मिश्रा जी का समर्पित सोशल एक्टिविस्ट, रेडियो टीवी थिएटर आर्टिस्ट,
निर्देशक एवं अभिनेत्री है, जिन्होंने कला को समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाया। वे विमेन ऑन विमेन की पहल के माध्यम से महिलाओं से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर निरंतर जागरूकता फैलाती रहती हैं। वे शिमला फेडरेशन एवं थिएटर की वाइस प्रेसिडेंट भी है और वॉइस ऑफ हिमाचल की आवाज़ की फाइनलिस्ट भी रह चुकी है। इसी कड़ी में मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती प्रेरणा कंवर जी को। जब सपने बदलते हैं ना, तो मंजिलें नहीं खोते, बस रास्ते बन जाते हैं। इन्हीं शब्दों को साकार करती हैं श्रीमती प्रेरणा कंवर जी, जो ऐसी प्रेरणादायी महिला हैं जिनके जीवन की चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए आत्मनिर्भरता और सफलता की मिसाल कायम की है। कई बाधाओं और ग्राहक आधार बनाने की चुनौतियों के बावजूद उन्होंने यात्रा एजेंसी येलो ट्रैवल की शुरुआत करी है। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार पुनः उनका अभिनंदन करें। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी श्रीमती कनिका अत्रेजा और सुनीता ठाकुर जी को। कहते हैं कि जब परंपरा जुनून और मेहनत से जुड़ती है तो केवल कला नहीं रहती, वह पहचान और आत्मनिर्भरता की माध्यम बन जाती है। श्रीमती कनिका अत्रेजा जी एक समर्पित और सृजनशील हस्तशिल्प उद्यमी हैं। वहीं श्रीमती सुनीता ठाकुर जी एक अनुभवी उद्योग विकास पेशेवर, सफल उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता है। सुनीता जी ने सुनीता बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के माध्यम से स्थानीय महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता प्रदान की है। कृपया एक बार फिर से तालियों के साथ इन दोनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी श्रीमती कल्पना शर्मा जी और श्रीमती नीलम वर्मा जी को। कहते हैं कि जिंदगी के तूफानों में मुस्कुराहट और इरादों पर विश्वास ही अतत जीत दिलवाता है। श्रीमती कल्पना शर्मा जी शिमला में पली बढ़ी और उन्होंने वर्ष 1997 में स्नातकोत्तर शिक्षा पूर्ण की। वहीं श्रीमती नीलम वर्मा जी एक जुझारू, दूरदर्शी और कर्मठ महिला उद्यमी हैं। उन्होंने 2014 में MSME चंबा घाट सोलन से 45 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें अचार, जैम, चटनी आदि के निर्माण की विधियां सीखी। 2015 में उन्होंने 7 महीनों में 75,000 का व्यवसाय किया और 2016 में 3,50,000 तक पहुंचे। कृपया जोरदार तालियों से इन दोनों महिलाओं को सम्मानित करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती नीता पांडे और श्रीमती शकुंतला पांडे जी को। नीता पांडे जी और शकुंतला पांडे जी ने ऋषिका स्वयं सहायक समूह के माध्यम से एक पारंपरिक स्वादों को उद्यमिता से जोड़ते हुए एक प्रेरणादायी पहल शुरू की है। सीमित संसाधनों और अनेक चुनौतियों के बावजूद निरंतर परिश्रम, धैर्य और लगन के साथ उन्होंने अपने कार्य का विस्तार किया। स्थानीय और पारंपरिक व्यंजनों को व्यवसाय का रूप देकर उन्होंने न केवल हमारी संस्कृति को संजोकर रखा, बल्कि उत्पादन, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों क्षेत्रों में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कृपया जोरदार तालियों से नीता पांडे जी और शकुंतला पांडे जी को मंच पर सम्मानित करें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एक ऐसी मां को जिनका जीवन संघर्ष, त्याग और समर्पण से गढ़ी मातृत्व की अनुपम मिसाल है। श्रीमती आशा शर्मा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक मां का साहस और संकल्प असंभव को भी संभव बना देता है। उनकी निरंतर मेहनत, ईमानदारी और मजबूत चरित्र ने
की वजह से ही आज उनका बेटा तहसीलदार के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी अनीता शर्मा जी और कांता शर्मा जी को। अनीता शर्मा जी और कांता शर्मा जी दोनों ही अपने शिमला में रहते हुए अपना व्यवसाय चला रहे हैं। अनीता शर्मा जी 6 ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और कांता चौहान जी भी हमारे साथ आज यहाँ पे उपस्थित हैं, जो शिमला से संबंध रखती हैं और एक ढाबा चलाते हुए वो हमेशा गरीब लोगों को मुफ्त में भोजन कराती रहती हैं। तो वो भी एक सम्मान की हकदार हैं। कृपया जोरदार तालियों से अनीता शर्मा जी और कांता चौहान जी का स्वागत करें। माँ के संघर्ष को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, पर उनकी मेहनत से पीढ़ियां संभल जाती हैं। एक ऐसी ही माँ जिनका जीवन अद्भुत साहस, त्याग और आत्मनिर्भरता का जीवंत मिसाल है, श्रीमती सोमा देवी जी। 80 वर्ष की आयु में भी उनका स्वावलंबी जीवन हम सबको यह सिखाता है कि मेहनत की कोई उम्र नहीं होती। सोमा देवी के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जब माँ हिम्मत नहीं हारती तो हालात हार मान लेते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सोमा देवी जी का। ये एक 80 वर्षीय महिलाएं हैं जिन्होंने अपने 3 बच्चों को अकेले इस पद तक पहुंचाया और उनका एक बेटा SBI में मैनेजर के रूप में कार्यरत है। जहाँ शब्द नहीं संवेदना की स्पष्ट रेखा खिंच आई है, वहाँ एक खनकती आवाज पर्दे से उतरकर हमारे बीच आई है। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से श्रीमती रूबिका लियाकत जी का। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। मुझे बताया गया था कि शिमला में बहुत ठंड है, लेकिन जब से मैंने यहाँ कदम रखा है, यकीन मानिए यहाँ की भावनाओं ने इतनी गर्मी पैदा कर दी है कि आने वाली कई सर्दियाँ मैं इत्मीनान से बिता सकती हूँ। और इसके लिए सबसे पहले जोरदार तालियाँ मंच पर उपस्थित तमाम इन बड़े चेहरों के लिए, जोरदार तालियां। नेता प्रतिपक्ष और हिमाचल की धरती के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, नितिन जी, जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ मिल पाए हैं। पहले मुझे लगा था सर्दी का मौसम है, कौन शिमला जाएगा, वो भी शनिवार भी नहीं है, रविवार भी नहीं है, काम भी करना है। लेकिन मैं अब इस मंच पर बैठे बैठे ये बात आपको एकदम शिद्दत से कह सकती हूँ कि अगर मैंने ये मिस कर दिया होता तो 2025 का सबसे खूबसूरत लम्हा मिस कर दिया। मंच पर उपस्थित ईशा जी और सूरज जी, और यहाँ पर जो दोनों मोहतरमा एंकरिंग कर रही थी, बागडोर जो संभाल रही थी, क्या शब्द एकदम ऐसे मोती की तरह बिखर रहे थे। और अभी इस पल मुझसे कोई कहे कि जन्नत कहाँ है, तो इन तमाम मात्र शक्तियों को देखकर मैं कह सकती हूँ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। मैं आज एंकर के तौर पर आपके बीच में नहीं हूँ, मैं किसी बड़े चेहरे या मोहरे के तौर पर आपके बीच में नहीं हूँ। मैं एक बेटी, एक स्त्री, एक बहन, एक माँ के रूप में आपके सामने आई हूँ। और जब एक स्त्री स्त्री से बात करती है तो वो उसके हर संघर्ष को समझती है। मातृ शक्ति जब कहते हैं तो ये केवल जन्म देने वाली शक्ति की बात नहीं है। हम वो शक्ति हैं
जो सभ्यता रच देती हैं। हम वो शक्ति हैं जो संस्कार को गढ़ देती हैं। हम वो शक्ति हैं जो अपने पर आ जाए तो संसार को जीवित कर देती है। लेकिन ये तब होता है जब आप खुद पर यकीन करते हैं। आज मैं अपने आप को इतना बौना महसूस कर रही थी जब मंच पर एक के बाद मात्र शक्ति आ रही थी और मुझे लगता चला जा रहा था कि माउंट एवरेस्ट भी छोटा है, ये सृष्टि भी छोटी है। जब माँ को नमन करने की बात आती है तो कण कण झुक कर सलाम कर जाए और कहे माँ तुझे सलाम। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। तो उसके बाद मैं जब भी माँ शब्द सुनती हूँ, जब भी मुझे कोई ऐसा भाव, कोई ऐसा एहसास दिखता है, मेरी माँ मुझे वहाँ दिख जाती है। तो जब मैं कुंभ के मेले में कवरेज के लिए जाती हूँ और निर्मल कोमल सी बहती हुई गंगा को देखती हूँ तो मुझे मेरी माँ दिख जाती है। जब मैं दिल्ली में डीएनडी फ्लाईओवर क्रॉस कर रही होती हूँ और वहाँ यमुना जी के दर्शन होते हैं तो मुझे मेरी फातिमा, मेरी माँ दिख जाती है। जब मैं ये लाल बिंदी लगाती हूँ और एक दूसरी औरत मुझे देखकर मुस्कुराती है तो मुझे उसमें मेरी माँ दिख जाती है। और सिर्फ ये एहसास कर देना कि वो यही है, क्या ताकत दे जाता है। अभी यहाँ पहली पंक्ति पर उपस्थित हैं और वहाँ तीसरी पंक्ति पर उनकी धर्मपत्नी हैं जिन्होंने शादी के बाद जूडो का प्रशिक्षण लिया, शकुंतला जी। तो पूरा टाइम शकुंतला जी की जो बच्ची है वो सोते हुए, आप उनके पिताजी हैं शायद, है ना, हस्बैंड है, मतलब शकुंतला जी के हस्बैंड हैं, बच्ची के पिता हैं। तो पूरा टाइम जब बच्ची सो रही थी तो पिता की गोद में थी, सब बढ़िया चल रहा था। फिर बच्ची जाग गई और जब जागी तो उसके शब्द जो था, जो पहला उसके मुख से आवाज़ निकली वो था मम्मा, माँ। और उसके बाद वो बेचैन होकर रोने लगी। तो जब तक सब चीज़ ठीक चल रही होती है मर्द बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। जैसे ही मामला बिगड़ता है मम्मा मम्मा, और फिर मामला तीसरी पंक्ति में जाता है। और फिर वो तीसरी पंक्ति की खड़ी होती है और अपनी साड़ी को अपनी कमर में, अपने पल्लू को गांठ बांधती है और कहती लाओ अब मैं संभालती हूँ। और वो संभालती भी इस अदा से है, इस कला से है कि आपको लगता नहीं है वो संघर्ष कर रही है। कोई औरत कभी ये एहसास ही नहीं करवाती है कि वो संघर्ष कर रही है। और इसका मैं जीता जागता उदाहरण आपको दे देती हूँ। अभी यहाँ सब बैठी हुई हैं, सबके दिमाग में चल रहा होगा घर जाके बनाना क्या है। सच्ची बता दीजिए आप में से कितनी है जो सोच रही है घर जाके बनाना क्या है। ये देख लीजिए आप। और जाएंगे और संघर्ष को ऐसे जी जाएंगी कि वो थाली में आएगा, आपके पेट में उतरेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये छोटा संघर्ष नहीं है, यकीन मानिए छोटा संघर्ष है। अगर आपको लगता है कि ये छोटा है तो भैया आज महिलाएं टीवी देखेंगी और आप रसोई में जाकर रोटी बना दीजिएगा, एक बढ़िया सेक लीजिएगा, काम खत्म। और जब मैं ये कहती हूँ तो मुझे इस बात का भी एहसास है कि इस मातृ शक्ति को शक्ति देने का काम वो पिता करता है, वो भाई करता है, वो पति करता है, वो दोस्त करता है। और जब तक वो साथ चलता है, क्योंकि महिला की ताकत, महिला ना, मुझे कई बार ऐसा लगता है महिला हनुमान जी की तरह है। उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है भैया तुम ताकत हो, ऐसे झकझोरना पड़ता है कि तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। और जब एक बार उसे विश्वास हो जाता है, वो याद दिलाए, बार बार उसे एहसास दिलाया जाता है कि तुम ही वो ताकत हो, फिर जो वो करती है भैया
जो उसे याद दिला रहा था उसे आंख बंद कर जानी पड़ती है। ये महिला की ताकत है। अहिल्याबाई होलकर, आप में से कितने लोग जानते हैं, जब मैंने उनको पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उस सदी में जब पति की मृत्यु मतलब तुम्हें सती हो जाना है, तुम्हें नहीं जीना है, वहां साथ उनके ससुर का मिलता है। 30 साल कितनी आयु होती है? 30 साल। और ससुर कहते नहीं, तुम सती नहीं होगी। और उसके बाद वो देश को जो नया रूप और स्वरूप देती हैं, उस जमाने में कोई सोच नहीं सकता है। एक अपनी आर्मी खड़ी कर देती है, प्रशासनिक कला अपने ससुर से सीखती हैं, एक के बाद एक संघर्ष वो झेलती चली जाती हैं। लेकिन मजाल के कंधों में झुकाव आ जाए, मजाल के एक बार के लिए भी रुक जाए, गिरती हैं फिर संभलती हैं, फिर गिरती हैं फिर संभलती हैं। कभी बेटा खोया, पहले पति फिर बेटा, फिर अपना जिगरी रिश्तेदार, एक के बाद एक सब खोती चली जाती हैं। लेकिन जो नहीं खोती है वो साहस है, जो नहीं खोती है वो खुद पर विश्वास है, जो नहीं खोती है वो चेहरे की 2 इंच मुस्कान है कि चाहे कुछ हो जाए ऐसे झटकूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। और यहां जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, मैं सच बता रही हूं, मैं बहुत से कार्यक्रमों में जाती हूं, लेकिन जहां महिलाओं की संख्या बढ़ी हुई होती है, लाइटों की जरूरत नहीं होती है। क्या टिमटिमाते चेहरे दिखते हैं। जब हंसती हैं तो पूरी बत्ती सी दिखती हैं, अपने आप को रोकती नहीं, थामती नहीं है। और महिलाएं एकदम आईने की तरह आपको बता देती। मुझे जब महिला श्रोता होती हैं, और मैं जितने भी अपने भाई बंधु यहाँ पर आए उनसे पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, ये मातृ शक्ति का कार्यक्रम है, आज तो सुनना पड़ेगा। और जो आप नहीं बोल रहे हैं वो भी मुझे सुनाई पड़ रहा है कि मैडम रोज ही घर पे सुनते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन श्रोता आईने के तौर पर ठाकुर साहब महिलाएं होती है। अगर आप अच्छा नहीं बोल रहे हैं ना, तो सब की सब अंगड़ाइयां लेना शुरू कर देती है, इधर उधर देखना शुरू कर देती है। और अगर आप उनके दिल से दिल को मिला लेते हैं, कनेक्ट कर जाते हैं, वो धागा बांध लेते हैं, फिर तो उनकी आंखें और सामने वाले के बोल। बेहतरीन श्रोताओं में से एक, बेहतरीन वक्ताओं में से एक, अगर कोई कमान संभाल लेती हैं फिर उसे छोड़ती नहीं है। लेकिन अब हम महिलाओं को इस बात को समझना होगा कि आने वाली पीढ़ी को हमें तैयार करना है। हम तैयार हो चुकी हैं, हम खुशनसीब हैं कि हमें ऐसे माँ बाप मिले कि उन्होंने हमें इतना मजबूती से तैयार किया। और आज मैं देख रही थी कैसे कदमों में थे जितने भी माँ बाप ऊपर आए हैं। एक बार फिर से नितिन जी के लिए जोरदार तालियां, मतलब मैं जितनी दुआएं आपको दूं उतनी कम है। इतना शानदार कार्यक्रम, मतलब हीरोज और जो मेडल पाते हैं और जो खेल खेलते हैं और जो पर्दों पर दिखते हैं, उनको तो खूब नवाजा जाता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत और जो काम कर रहे होते हैं, उनको नवाजने वाले को ही गरीब नवाज कहते हैं। लेकिन आज मैं इस मंच से जाऊं उससे पहले आप सबसे एक वादा लेना चाहती हूं। ये शिमला ताज है हिमाचल का, और मैं चाहती हूं कि शिमला का ये ताज देश के हर राज्य के बेटी के सर पर दिखे। और आप महिला होने के नाते, महिला के साथ संगी होने के नाते मुझसे ये वादा कीजिए कि जब मातृशक्ति की बात करते हैं आप, तो आपकी सबसे बड़ी कोई ताकत है
तो भारत माता है। ये माँ है तो हम उनकी औलादें हैं। अगर ये माँ नहीं है, इसका कण कण मुस्कुराता हुआ नहीं है, तो हम पर लानत है। अपने बच्चों में इस जमीन के लिए जितना हो सकता है मोहब्बत कूट कूट के जबरदस्ती भर दीजिए। आप अचार भरती है ना जार में, कूट कूट के, बाकी कुछ दीजिए मत दीजिए, बस वतन के लिए इतनी मोहब्बत दे दीजिए कि जब मौका पड़े तो वो मुस्कुराते हुए कह दे कि मेरी माँ से पहले मैं, पहले मुझसे गुजरो फिर इस पर गुजरना है। धर्म बाद में आएगा, रिवाज बाद में आएंगे, रस्में बाद में आएंगे, बाकी सारी चीजें बाद में आएगी। पहले भारत माता, बाद में कुछ और जब मैं भारत माँ का जिक्र कर रही हूँ, मैं इस धरती इस धरा का जिक्र कर रही हूँ, तो मैं वहाँ के रहने वाले हर एक बाशिंदे का जिक्र कर रही हूँ। कूट कूट कर अपने बच्चों में ये बात भर दीजिए कि जब वो सही दिशा में चलेंगे तो ये देश सही दिशा में चलेगा। जब वो सही चुनेंगे तो ये देश सही दिखेगा। जब वो ताकत से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे तो ये देश मजबूत हो पाएगा। और एक माँ के लिए बेटा इतना या बेटी इतना तो कर ही सकती है, इतनी उम्मीद तो आप सबसे हो ही सकती है। अब तक आप अपने बच्चों को ये बताते हैं कि जमाना आगे कैसा है। मैं चाहती हूं कि माएँ अब अपने बच्चों को ये बताएं कि जमाना कैसा होना चाहिए। माँ ये बताती है कि ये मत करो। मैं चाहती हूं कि आप शक्तियां हैं, आप अपनी औलादों को ये बताएं कि तुम ये करो। आप उनमें वो संस्कार भरिए जो आपकी माँ ने आप में भरे थे। मैं अक्सर देखती हूं ये मोबाइल फोन वो बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। ये बहुत छोटी सी चीज है, इसको आप पर हावी मत होने दीजिए। आपकी माँ के हाथ में ये नहीं था, इसलिए आप इतने संस्कारी हैं। मैं अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम सिर्फ 15 मिनट, मैं खुद स्क्रीन का कमाती हूँ, टीवी पर आती हूँ तब खाती हूँ, लेकिन अपने बच्चों को 15 मिनट टीवी देखने देती हूँ। और उस 15 मिनट के लिए उनको 24 घंटे में कुछ बहुत बढ़िया काम करना होगा, तब जाके टॉपअप मिलेगा। किसी को 4 किलोमीटर दौड़ना होगा, किसी को 4 पन्ने पढ़ने होंगे, एक तो बहुत ही छोटी है तो उसको किसी की मदद करनी होगी, तो 15 मिनट मिलते। 15 मिनट के बाद स्क्रीन टाइम बंद हो जाएगा, फिर हम बैठेंगे आपस में बातें करेंगे। मेरे घर में आज भी छुपन छुपाई खेली जाती है, आज भी। मेरे घर में आज भी वो आई स्पाइस और आई मेनू सुपर सेनू बच्चों को हम सिखाते हैं। उनको वीडियो गेम का वह नहीं पता है। ये काम कोई और नहीं कर सकता, ये काम माएँ ही कर सकती है। बच्चा कहने से नहीं सीखता, बच्चा देखने से सीखता है। तो जब वो माँ को फ़ोन देखते हुए देखेगा और कहेगा फ़ोन मत देखो, तो वो क्या करेगा? फ़ोन देखेगा कि नहीं देखेगा? माँ फ़ोन देखते देखते कह रही है फ़ोन देखना अच्छी बात नहीं है, वो कहेगा मम्मा कैसी बातें कर रही हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि घर घर में जब ये बातें जाती है तो एक इनकलाब बनता है, और जब इनकलाब होता है तो देश परिवर्तित होता है। और यहाँ मौजूद सारी बच्चियों को एक बात बता देना चाहती हूँ। मेरी माँ ने, जब मैं बाहर पढ़ने के लिए जा रही थी, मतलब इंडस्ट्री में कदम रख रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा, वो साइंटिस्ट थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी ज़ुबान बाहर निकाल। तो मैंने अटपटी आवाज़ में उनसे और नज़रों से उनसे पूछा कि कैसी बातें कर रही हो।
तो बड़ी अटल होकर उन्होंने कहा, मैंने कहा ना अपने मुंह से ज़बान बाहर निकालो। तो मैंने एकदम माँ काली की तरह ज़ुबान बाहर निकाल दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़ुबान तुम हो और वो 32 दांत इस दुनिया में रह रहे मर्द हैं। तो तुम उन 32 दांतों में उस ज़ुबान की भूमिका में हो। तुम कोमल हो, चंचल हो, नाजुक हो, लेकिन इतनी तेज और तीखी रहना कि इन 32 को संभाल के रखो। और संयम ऐसा और बर्ताव ऐसा कि ये जो 32 तुम्हारे दांत हैं, ये जुबान को काटते नहीं हैं, ये जुबान की रक्षा करते हैं। तो अपना आचरण ऐसा रखना कि ज़माने में ये 32 जो भी तुमसे मिल रहे हैं, ये तुम्हारे रक्षक बने, तुम्हारे भक्षक नहीं। तो आपसे आज मैं विदा लूंगी इस वादे के साथ कि आप भी अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को, और सिर्फ बच्चियों को नहीं, अपने बच्चों को भी ये सिखाइए कि मातृशक्ति चीज क्या है। जब आप बेटी से पूछते हैं कि लेट क्यों आई, तो वही सवाल बेटे से भी पूछिए कि लेट क्यों आए हो। ये सवाल जब आप बेटी से करते हैं कि कहाँ जा रही है, तो ये सवाल बेटे से भी उसी मजबूती के साथ पूछो कि कहाँ जा रहे हो। जब आप बेटी से पूछते हो कि किन किन से मिलकर आई हो, तो ये बेटे से भी पूछो। मैं दोस्तों में था, नहीं कौन कौन दोस्त, क्योंकि बिटिया से पूछते हैं कौन कौन दोस्त, क्योंकि घर में जो बेटा देख रहा है, जो बेटी देख रही है, वही सीख रही है। मैं फिर कह रही हूँ, और इसीलिए ये आपका कर्तव्य है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। मुझे किसी ने कहा कि आपको जो आज़ादी मिली है यहाँ इस समाज में, वो जो कहने वाले थे वो मर्द थे। मैं फिर कह रही हूँ, मैं अपने पिता की सबसे बड़ी गुलाम हूँ। वो इशारा करते हैं तो मैं उठती हूँ, इशारा करते तो बैठती हूँ। मेरे पिता मेरे खुदा हैं। लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास है कि वो खुदा इसलिए है क्योंकि मेरी दादी जो कि मातृशक्ति हैं, उनको जन्म दिया है। तो किसी ने मुझसे ये कहा कि हमने आपको वो आज़ादी दी ना, वो कहने वाले मर्द थे। तो मैंने कहा तुमने हमें आज़ादी नहीं दी है, हमने तुम्हें जन्म दिया है। इस बात का ख्याल रहे। जो भी औरत जब गुजरती है, कोई उससे ये ना कहे कि जीवन में तुमने क्या किया है। कोई ये हिम्मत और हिमाकत ना करे उससे ये पूछने की कि जीवन में तुमने क्या किया है। जो घर में बाकी 4 है, उस महिला ने उसका जीवन सृजन किया है, बगैर बोले, बगैर थके, बगैर कुछ मांगे। जो बाहर निकल गई वो किस्मत वाली थी, लेकिन जो घर में थी वो मजबूत घर की रखवाली थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आवाज़ को यहीं रोकूंगी, सिर्फ यहीं रोकूंगी। टीवी पर गूंज जारी रहेगी न्यूज़ 18 इंडिया पर। आप ज़रूर मेरे साथ जुड़िएगा। शंकर आचरज तब कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काम नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति भवानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। अर्थात जब माँ सती हुई, शक्ति शिव से दूर हुई तो शिव भी शव से हो गए।
ये है दुर्गा चालीसा के वो शब्द जो सनातन धर्म में नारी शक्ति की महिमा को बताते हैं। वसुधा का कल्याण, मैंने चुन लिया इस धरा का कल्याण। विषय अगर यह है तो विचारधारा कोई भी हो, चांद लाए सूरज लाए, अगर देश प्रेम सर्वोपरि है तो फिर सब कबूल है। ये शब्द है हमारी यहाँ बैठी विशिष्ट अतिथि श्री रूबिका लियाकत जी के, और ये शब्द जब मैंने सुने तो मुझे नई उमंग, एक नया जोश देते हैं। आप सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है मैम, थैंक यू सो मच। मैं रोहित जी, देवेश जी का भी धन्यवाद करती हूँ, स्वामी जी का भी धन्यवाद करती हूँ, सारे मुख्य अतिथि सम्मानित महिलाओं का धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी को देखकर यहाँ मेरे मन से ये आवाज़ उठती है कि जब आप सब हमारे साथ हैं, जब आप सब हमारे साथ हैं तो हमारे लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। ईशा जी, आप सभी से आग्रह राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पे खड़े हो जाएं।